नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नई शिक्षा नीति आई है और सरकार कह रही है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इससे बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो आने वाला भविष्य है देश का, वो बहुत उज्जवल होगा और बहुत अच्छा इसका जो है परिणाम आएगा। हमारे साथ हैं हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा झज्जर से कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल। उनसे जानते हैं उन्हें किस तरीके की लगी ये शिक्षा नीति। मैम, नई शिक्षा नीति आई, आप किस नजरिए से देखते हैं, इससे कितना बेनिफिट आप मानती हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति आई है जो कि भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा अप्रूव हुई है। इसको कितना वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं इस पे डिपेंड करता है। शिक्षा नीति के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी काफ़ी सारे इश्यूज़ पे जैसे शुरू हुई है। सबसे पहले तो मैं अगर प्राइमरी एजुकेशन से बात करूं, इन्होंने कहा कि 3 साल के बच्चे को हम लोग आंगनवाड़ी में प्राइमरी की शिक्षा देना शुरू करेंगे। प्ले वे स्कूल होंगे जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स पढ़ाएंगी। पहली बात तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। अगर बच्चों का बेस ही मान लीजिए हम सही ढंग से नहीं उनको पढ़ा पाते हैं, पहली बात तो अगर सरकार को इसको इंक्लूड करना है प्री प्राइमरी या प्ले वे, उसके लिए नई भर्तियां करनी चाहिए। और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं उनको भी पूरी तरह से ट्रेनिंग देने का उनको प्रावधान करना चाहिए। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे का राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात, जब ये शिक्षा का अधिकार कानून आया, क्योंकि ये जो आई है ये दिस इज़ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और वो था राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको कि संविधान के तहत उसको इंक्लूड किया गया, हर बच्चे का अधिकार हुआ और सरकार की एक जिम्मेवारी हुई। 6 से 14 साल के बच्चे के साथ साथ आप अब कह रहे हैं, आपने शुरू किया 5+3+3+4। इसमें 6 से 14 को तो आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 8वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बोर्ड जो 5वीं में भी एग्ज़ाम लेंगे आप, 8वीं में भी आप एग्ज़ाम लेंगे। 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड जो कि बहुत एक अहम हिस्सा होते थे, उस पर सरकार जो है वो साइलेंट है। वो कह रहे हैं कि बोर्ड का प्रेशर नहीं रहेगा। एक तरफ तो जब हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 8वीं का बोर्ड जब ख़त्म किया था, देश भर में हाहाकार मचा दिया, और हमारी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा गया कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए 3री में, 5वीं में और 8वीं के बोर्ड होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि 10वीं में कोई बोर्ड की ज़्यादा सा परीक्षा का बात नहीं रहेगी, और 12वीं में जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स होते हैं वो इक्विलेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साइंस में ज़्यादा ब्राइट बच्चे जा रहे हैं और कॉमर्स में नहीं जाएंगे। और एक जो चीज़ है इसमें क्लियर नहीं कर पाए हैं इन्होंने अभी तक, जो है इसका एग्जीक्यूशन की बात ये नहीं कही कि एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन टू 10+2 का भी प्रावधान था। और मेरी खुशकिस्मती रही कि उस समय मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन टू 10th एंड 10+2 की मुझे सब कमेटी का केप का, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो हाईएस्ट बॉडी होती है एजुकेशन की, उसका मुझे सब कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उस समय हमने काफ़ी हद तक इस पर काफ़ी एक्सरसाइज की थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें साइलेंट है कि क्या 18 साल के बच्चे को आप मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे? क्या वो सरकार की जिम्मेवारी रहेगी? क्या सरकार उसको पूरी तरह से संभालने का काम करेगी? दूसरा, एक हायर एजुकेशन पर मैं जो आऊँगी, इन्होंने कहा हर इंस्टीट्यूट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। जैसे IITs हैं, है ना, उसमें भी मेडिकल, या फिर जो साइंस का बच्चा है वो चाहे तो म्यूज़िक ले ले, मैथ्स वाला जो है वो चाहे फिजिकल एजुकेशन भी ले ले। तो एक इस तरह से क्लैरिटी नहीं है, आज वो समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, इन्होंने भाषा पर कहा है, जैसे हमारे एक इंग्लिश मीडियम होता है, एक हिंदी मीडियम होता है। इन्होंने कहा कि मातृभाषा में जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छी बात है, मदर टंग में अगर बच्चे को सही ढंग से माँ बोली भाषा में अगर वो शिक्षा समझ में आती है तो अच्छी बात है, लेकिन ना तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रारूप हमारे पास नहीं है। सपोज़ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए वो दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं, बेसिकली दे आर फ्रॉम पंजाब, पंजाबी उनकी मदर टंग पंजाबी है यहाँ पे, लेकिन अगर उनकी दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ के लिए उनको क्लियर कट बताना चाहिए कि वहाँ पर कौन सी भाषा होगी। अब वो कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो मीडियम नहीं होगा, तो इंग्लिश मीडियम जो नहीं होगा तो उस पर सरकार ये क्लियर करे अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, इंग्लिश मीडियम अगर नहीं है तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल या जो दूसरे स्कूल्स हैं जो कि टोटली इंग्लिश मीडियम नर्सरी से पढ़ाया जाता है, तो उनका क्या रहेगा अगर केवल इंग्लिश जो है एक भाषा होगी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मान लीजिए किसी की तमिलनाडु में ट्रांसफ़र होगी, वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे तमिल, तेलुगु, जो गुजराती उसमें पढ़ाई जाती है वहाँ पे, लेकिन नॉर्थ इंडिया का बच्चा अगर साउथ में चला गया और उसका स्कूल में एडमिशन आ गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा इनको ओपन रखना चाहिए। दूसरा, ये कहा गया है कि ग्रेजुएशन जो है जो आगे करेंगे, उसके बाद MPhil को ख़त्म करके सीधा ही PhD की है।
इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सरकार नामकरण में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के इन्होंने शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया। चलिए, सुनने में ये ठीक लगता है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें एक चीज़ कह रहे हैं कि हम अगर कोई डिग्री पूरी नहीं करता है तो उसको सर्टिफिकेट देंगे। एक वोकेशनल एजुकेशन की बात कही है इन्होंने कि 6वीं कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे समय में नेशनल वोकेशन एजुकेशन फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन चुका था। हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट, हुडा साहब चीफ मिनिस्टर थे और कपिल सिब्बल जी गुड़गांव में आए थे। हमने पायलट प्रोजेक्ट यहाँ से नेशनल वोकेशन एजुकेशन फ्रेमवर्क का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें नया तो ये कुछ लेकर नहीं आया, एग्जिस्टिंग ही जो था उसको हमने 8वीं से किया, 10वीं और 12वीं से किया। दिल्ली गवर्नमेंट का मैं सुन रही थी, जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर है, जो वोकेशनल एजुकेशन में आप बैचलर की डिग्री तो आप दे रहे हैं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बच्चों में आ जाए, लेकिन जॉब्स में या दूसरे राज्य में या बाहर उसकी अभी तक सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं हुई है। जो बच्चे कर रहे हैं लेकिन उनको उस सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी में या कहीं पे भी उनको अभी तक मान्यता सी उसकी प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। हम समझते हैं हरियाणा में तो एजुकेशन जो है वो द्वैम दर्जे का सब्जेक्ट है, सरकार का कोई इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है। करीबन 1000 स्कूल तो प्राइमरी बंद कर दिए हैं। कह रहे हैं हम 1000 प्री प्राइमरी स्कूल, प्ले वे स्कूल खोलेंगे। कब खोलेंगे? पिछले से पिछले सेशन में कहा था कि हम 8वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करेंगे, नहीं शुरू की। 18-19 के सेशन में कहा था, नहीं शुरू की। 19-20 में नहीं की। अब 20-21 आ गया, अब कोरोना की वजह से सभी को पास कर दिया। एक खास तौर से हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको तो एजुकेशन पॉलिसी जो उनकी अब नई कह रहे हैं जी हम 34 साल बाद लेकर आए। दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, और मैं कम से कम शिक्षा के नाम पे कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार को इस विषय पे गंभीर होना चाहिए कि जब कोरोना एक वैश्विक महामारी है, उसमें सरकार को कोई ना कोई फैसला लेकर बच्चों को, ताकि वो डिप्रेशन से बच जाएं, ताकि बच्चों को, उनके अभिभावकों को या टीचर्स भी जो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब हरियाणा सरकार ने कह दिया था कि हम फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो नहीं लेंगे। इन्होंने एफिडेविट, हमारे एनएसयूआई के साथियों ने केस डाला। सरकार ने 25 तारीख थी, 24 तारीख को एफिडेविट दे दिया कि हम तो फाइनल ईयर के बच्चों को जो है सीधा का सीधा पास कर देंगे। अच्छा, उसके बाद यूजीसी ने जब कह दिया कि आप फाइनल ईयर में प्रमोट नहीं करेंगे, तो उसके बाद सरकार फिर साइलेंट है। तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कॉलेज खोल रहे हैं, क्लासेस लेंगे, पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, अच्छी बात है, अच्छी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में ये नीति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, फाइनेंस के उन्होंने कहा जीडीपी का हम करीबन शायद 6% इसमें खर्च करेंगे। आज तक कितना किया उन्होंने? कहने के बाद बजट जो है, शिक्षा का बजट में कोई दिक्कत नहीं होती, उसका खर्च ही नहीं होता। वो आप कह रहे हैं जी मॉडल स्कूल्स बना देंगे, मॉडल संस्कृति बना देंगे। ऑलरेडी प्रारंभ जो हमारा एडवांस्ड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो झज्जर में सिचुएटेड है, हमारे सरकार के समय में 2013 में हमने उसको शुरू कर दिया था। क्लासेस शुरू हो गई थी, 7 साल में सरकार उसकी एक बिल्डिंग तक नहीं बना पाई, रेगुलर स्टाफ नहीं दे पाई, रेगुलर एडमिशन्स नहीं हो पा रहे, बच्चे धक्के खा रहे हैं। अब इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही चीज़ लेकर आए हैं जो आज से हम 7 साल पहले कर चुके थे कि BA, BCom, BSc प्लस BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो हरियाणा सरकार अगर ध्यान दे, जो कांग्रेस ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में शिक्षण संस्थान बनाए, उनमें राजनीति ना करते हुए अगर उनको भी अच्छे ढंग से चलाए, तो मैं समझती हूँ अच्छा है, उन्हीं की शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी। एक जो आंगनवाड़ी में प्लेवे शुरू करने की बात कर रहे हैं, 3 साल तक वो रहेगा। आंगनवाड़ी जो है वो एक अलग विभाग के अंतर्गत आता है और एजुकेशन जो है वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो इन दोनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में बच्चे भुगतें, क्योंकि वो वहाँ से नींव शुरू होगी। देखिए, जिस समय ये विभाग, शिक्षा का विभाग मेरे पास था, महिला एवं बाल कल्याण विभाग भी मंत्री के रूप में मेरे पास था। भारत सरकार में काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई और इसमें कभी भी WCD ये नहीं चाह रहा था कि उनके बच्चे जो है वो शिक्षा विभाग ले। लेकिन अब शिक्षा नीति के तहत इन्होंने कहा है कि 3 से लेकर 18 साल तक का बच्चा जो है, स्कूली एजुकेशन का जो जिम्मेवारी है वो स्कूल्स की रहेंगी। बच्चे जाएंगे तो आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ही उनको हैंडल करेंगी। लेकिन इसमें फ़र्क तब आएगा जी, क्वालिफिकेशन के अलावा। अब मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, तो वो प्री जो हमारे प्राइवेट प्ले वे स्कूल्स हैं, हाईली कितना अच्छे टॉयज़ और सारी चीज़ें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहाँ भी कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। हमने बार बार सरकार से ये मांग की थी कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं वो खोल दें, ताकि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाता है कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है,
और हम लोग सरकारी स्कूलों में 5th के बाद पढ़ाते हैं, 6 साल का बच्चा भी नहीं पढ़ता हमारा। तो अभी कह रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो मैं एक तो शिक्षा मंत्री जी से जानना चाह रही हूँ, एक तरफ तो आप कह रही है आपकी शिक्षा नीति कि मीडियम नहीं रहेगा, इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट रहेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा है इसमें। सरकार को आके और बिल्कुल क्लियर करना चाहिए और सरकार को उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में हम लोगों ने आरोही मॉडल स्कूल्स खोले थे 36 के 36 ब्लॉक्स में बिल्डिंग्स बन गई थी, सब कुछ हो गया था, भर्तियां चल रही थी। मेरा विधानसभा में प्रश्न भी लगा था, इन्होंने रेगुलर उसकी कोई भर्ती की नहीं है आज तक, है ना। धक्के खाते फिर रहे हैं बच्चे और मेरिटोरियस हैं, 90-95% के बच्चे जाते हैं। ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल में मेरिटोरियस बच्चे नहीं आते हैं। तो सरकार अगर इसको गंभीरता से ले तो हम लोग भी विपक्ष के तौर पे शिक्षा के मामले में सरकार को पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। एक शिक्षा नीति के साथ साथ जो आजकल शब्द बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, पहले विकास जो है शब्द काफ़ी राजनीतिक बयानों में भी, मीडिया में भी रहता था। अब घोटाला ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक बयानों में, विपक्ष के बयानों में गूंज रहा है। उधर से सरकार के 2 मंत्री हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है सामंजस्य नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? शराब घोटाला हुआ, उसकी पहले एसआईटी फिर एसईटी बनी, तो एसईटी की रिपोर्ट आ गई, 2 मंत्रियों के अलग अलग उस पे एस्पेक्ट्स हैं, उस पे क्या कहेंगे? हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जब से हरियाणा में बनी है, घोटालों पे घोटाले, धान घोटाला, पोस्ट मैट्रिक घोटाला, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने घोटाला देखा होगा, अभी ताज़ा ताज़ा शराब घोटाला, कोरोना की वजह से सारा देश और दुनिया बंद थी, पूरा प्रदेश बंद था, परिंदा पर नहीं मार सकता था, ऐसे में इतनी ज़्यादा शराब का इस तरह से ब्लैकमेलिंग जो हुई, उस पर एसआईटी और फिर एसईटी गठित हुई और एसईटी की रिपोर्ट आई। अब उसमें तो जो होम मिनिस्टर है उन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी को दी है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि चाहे कोई भी हो मैं कार्रवाई करूंगा। तो मुख्यमंत्री को हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है, जो घोटालों की कम से कम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उस पर तो सरकार जो है वो ज़रूर उस पर कार्रवाई करे और दोषी जो भी लोग हैं शामिल हैं उसमें, चाहे मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम, मतलब कोई भी दोषी है उसके खिलाफ एक तो कार्रवाई करनी चाहिए। रजिस्ट्री घोटाला आ गया, क्या कारण है कि कुछ ही लोग हैं जिनके विभागों में इतने ज़्यादा घोटाले आ रहे हैं? क्या वो अपने विभागों के प्रति या तो विजिलेंट नहीं है या उनके इशारों पर ये घोटाले हो रहे हैं? आज भी हमने देखा कि काफ़ी सारे घोटालों के कागज़ हमारे सामने आए, सरकार मानने को तैयार नहीं रहती कि हमारे घोटाले हैं। इसका मतलब सरकार की शय पर ही इस तरह के घोटाले हो रहे हैं जिनकी जाँच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए, अलग से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो जनता की गाढ़ी कमाई है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही पक्का होनी चाहिए। एक मैम, कोरोना की समस्या जो है वो बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है, अभी मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। हरियाणा की बात करें 42,000 के करीब हो चुके हैं, 500 के करीब मौतें हो चुकी हैं। क्या कहेंगी, सरकार विफल है इसको कंट्रोल करने में या इसका जो मैनेजमेंट करनी चाहिए थी? देखिए सरकार का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। कोरोना को तो वो भूल गए हैं, सेलिब्रेशन मोड में दोबारा से आ चुके हैं, इवेंट मैनेजमेंट में लगे हैं, वर्चुअल रैलियों में लगे हुए हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसका कि आज तक कोई वैक्सीन या इलाज नहीं आया। आज रशिया ने कहा है कि हमने एक दवा ढूंढ ली है, आते आते आएगी वो। कितने सारे पेशेंट्स हैं जो कि धक्के खाते फिर रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है पता नहीं, टेस्ट करवाना चाहते हैं, उनको सही समय पर उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। तो अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति घूम रहा है और उसको रिपोर्ट नहीं आई तो कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है और बेचारा उसकी कोई गलती नहीं है। एक बसें भी चालू कर दी और बसों में पूरी सवारियां हैं। पहले बसेस जो शुरू की थी, मुझे अच्छे से याद है, झज्जर डिपो की मैं बताऊं, जिस दिन फर्स्ट डे बस स्टार्ट की सभी बसों में मिलाकर कुल 5 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठ रही थी। फिर उन्होंने करीबन 35 के करीब कही, अब कहा कि 52 सवारी फुल बस चलेंगी। आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? आपने कहा कि 12 से 13 जो सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां हैं वो नकली बना रही थी, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उन कंपनियों के सैनिटाइज़र यूज़ किए वो तो उनके लिए तो यूज़लेस ही थे, तो उसकी वजह से कुछ आपने कहा कि जो हमारी टेस्टिंग लैब्स हैं वो गलत है। गुड़गांव या कई टेस्टिंग लैब्स जो हैं सरकार के संज्ञान में आई, उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे। तो सरकार को क्या उनके अधिकारी कर्मचारी या उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ वो करने का काम कर रहे हैं। आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने स्वयं बात की, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात की, हमने उनको ये कहा कि कोरोना ठीक है एक बीमारी है, कोरोना के अलावा कैंसर की बीमारी है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, कम से कम आप उनका रेगुलर ट्रीटमेंट तो करें। कोरोना तो बाई चांस से किसी को होगा, अगर इम्यूनिटी सही होगी तो वो बच जाएंगे,
लेकिन जो ऑलरेडी जो दूसरे पेशेंट्स हैं, सरकार उनके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों को इन्होंने कोविड सेंटर डिक्लेयर कर दिया, कोविड हॉस्पिटल कर दिया, बाकी जनरल ओपीडीज आपने बंद कर दी। डॉक्टर्स जो डेंटल वाला है, आँख वाला है, दूसरा वो देख ही नहीं रहे। तो दूसरे पेशेंट्स जो है कोरोना के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ये तो लोग अपने हिसाब से एहतियात ले रहे हैं, सारा आपने सिस्टम सब कुछ खोल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, मास्क लगाने पे 500 का 1000 का आपने फ्री का लाइसेंस दे दिया पुलिस वालों को। आप मास्क, अगर कोई सिंगल बंदा ड्राइव करके अपनी गाड़ी में जा रहा है, आप उसका भी चालान काट रहे हैं। और एक पॉजिटिव बंदा धक्के खाता फिर रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा कोई ट्रीटमेंट करो, मुझे एडमिट करो, सरकार उसको कर नहीं रही है। एक दिन मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ी कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वेंटिलेटर्स की आवश्यकता नहीं है, तो हम दूसरे राज्यों को भी दे रहे हैं। तो हालत ये है कि एक सीट इन्होंने बढ़ाई नहीं, एक नया वेंटिलेटर इन्होंने लिया नहीं, पीपी किट दी नहीं। मैं जो एमसीआई के जो मेन उनके प्रेसिडेंट हैं, कल उनको मैं सुन रही थी, 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स स्वयं कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी खुद की स्वयं की डेथ हो चुकी है। तो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, एमपीएसडब्ल्यू के हैं, या जो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस के लोग हैं, मीडिया के बंधु हैं, इनको सबको, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको वेल इक्विप तो सरकार को करना चाहिए ना। सरकार ने शुरू के पहले हफ्ते में भीख का कटोरे की तरह कि पैसा दे दो पैसा दे दो, ले लिया, लेकिन सरकार कहाँ खर्च रही है इस चीज़ को। तो इस गंभीर बीमारी को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और इस तरह से कि नहीं, जब 500 था तो पूरा देश बंद था, अब 50 लाख होने वाले हैं, तो अब 20-22 लाख तो देश में हो गए, 42,000 हमारे यहाँ हो गए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है जब तक इसका कोई इलाज नहीं आता। खास तौर से बच्चों के मामले में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या दूसरे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है खोलने, वो बिल्कुल नहीं खोले जाने चाहिए। धन्यवाद। तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ थी और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मैं देवेंद्र, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।